फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक और या कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी ऑप्शंस का। आज हम जो है वो ऑप्शन मार्केट के बारे में जो है वो सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे जो है वो मैं जो है वो आपको ये बता देता हूँ कि आपको जो है वो इस कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर आपको ये सीखने के लिए मिलेगा कि ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट डिज़ाइन ऑफ करेंसी ऑप्शन, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स, पे ऑफ जो है वो कैसे करा जाता है, क्लियरिंग सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कैसे करा जाता है करेंसी ऑप्शंस का। तो मतलब आपको इन डेप्थ नॉलेज जो है वो मिलेगी कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। देखो, ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ना, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्टॉक मार्केट जो जो होता है ना उसके कितने सेगमेंट होते हैं। देखो, स्टॉक मार्केट होता है, उसके दो सेगमेंट होते हैं। एक सेगमेंट को हम बोलते हैं कैश सेगमेंट, जैसे कैश मार्केट भी बोलते हैं, और दूसरी होती है फ्यूचर सेगमेंट। और हमारा जो फ्यूचर सेगमेंट होता है वो फर्दर जो है वो दो पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइडेड होता है। एक आ जाता है हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा आ जाता है हमारे पास ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। देखो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो, दोनों के दोनों जो है वो सौदे जो है वो कब करे जा रहे हैं, चाहे वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करें चाहे हम वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करें, दोनों के दोनों सौदे जो है वो हम फ्यूचर के अंदर कर रहे हैं। दोनों के दोनों जो सौदे हैं वो हम कब काटेंगे, वो हम दोनों के दोनों सौदे जो है वो हम फ्यूचर के अंदर ही काटते हैं। और दोनों के अंदर जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना उसके ऊपर जो है सौदा काटा जाता है, वो प्रॉफिट और लॉस जो है वो निकल जाता है। मैं पहले आपको रफ एग्जांपल से पहले फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बीच में जो है वो डिफरेंस जो है वो समझाता हूँ। इससे आपको बेटर क्लैरिटी रहेगी कि फ्यूचर्स क्या होता है और ऑप्शन क्या होता है। देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शन समझने से पहले मैं ऑप्शन वर्ड का मतलब जो है वो समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो मैंने जो है वो मैं जो है वो क्या खरीद रहा हूँ, मैं ना इन्फोसिस के शेयर्स जो है वो खरीदे हैं। ठीक है, मैं खरीदना चाहता हूँ, सॉरी, मैं जो शेयर खरीदना चाहता हूँ, और आज जो है उसका प्राइस जो है वो चल रहा है 2,000 रुपये, और मुझे जो है लग रहा है आने वाले पीरियड के अंदर जो है वो उसका प्राइस जो है वो 2100 हो जाएगा। बट मैं जो है वो ना फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के अंदर एंटर नहीं करना चाह रहा। क्यों मैं जो है फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के अंदर एंटर नहीं करना चाह रहा? बिकॉज मेरे को जो है वो डर लग रहा है कि अगर मैं जो है वो मान लो 2000 से, मेरे को लग रहा है अभी तो 2000 एंड 2100, 2000 से 2100 हो जाएगा जो इन्फोसिस का प्राइस है, शेयर का प्राइस है। लेकिन मान लो अगर नहीं हुआ इसीलिए जो है वो क्या कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर्ड करे जाते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एंटर्ड करे जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्टॉक मार्केट का। यहाँ पर मेरी मर्जी होगी, अगर मेरा मन करेगा तो मैं खरीदूंगा, सौदा करूंगा, अगर मेरा मन नहीं करेगा तो मैं बिल्कुल भी सौदा नहीं करूंगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि हमारा जो है वो मन करेगा तो हम कौन करेंगे, नहीं मन करेगा तो मेरा जो है वो मैं नहीं करने वाला हूँ। ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वेट अ सेकंड, जो है वो हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे को समझ में आ गया कि हमारी यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन फ्यूचर एंड फॉरवर्ड के अंदर ऑब्लिगेशन होती है। यहाँ पर जो है वो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है तो ये एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई भी कंपनी के शेयर्स हैं, जैसे मान लो जो है वो इन्फोसिस जो है वो इन्फोसिस के शेयर्स हैं, उसके ऊपर मैंने जो है वो बाय करने का सौदा लगाया, बाय द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और मैंने बुकिंग प्राइस जो है वो कितना पे करा है, 10,000 रुपये। और मान लो एक्सपायरी पर जो है वो 12,000 पे जो है वो एक्सपायरी पर जो है उसका प्राइस जो है वो 12,000 पे हो जाता है। तो मेरे को प्रॉफिट जो है वो कितने का होगा, प्रॉफिट जो है वो मेरे पास हो जाएगा 2,000 रुपये का। लेकिन अगर मान लो उसका प्राइस जो है वो क्या होता है, गिर के जो है वो कितना हो जाता है, 7,000 रुपये हो जाता है, तो मेरे को लॉस कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये का। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पर एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्राइस जो है कम भी क्यों ना जा रहा हो, आपको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। आपको लॉस भी हो रहा है तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा। ये होता है हमारे पास फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जो है वो सीखते हैं कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। देखो, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, अगर मान लो हम जो है वो यहाँ पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करे जाते हैं ऑप्शन मार्केट के अंदर। जैसे जो है वो कोई भी कम ले लो, जैसे इन्फोसिस लिमिटेड ही थी, इन्फोसिस थी, उसके हमने जो है वो बाय करे हैं कि हम जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाय करेंगे। ठीक है, और उसका जो है वो आज बुकिंग प्राइस जो है वो चल रहा है 10,000 रुपये का, और एक्सपायरी पर उसका प्राइस जो है वो 12,000 हो जाता है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया 2,000 रुपये का। और लेकिन अगर मान लो उसका प्राइस जो है वो 7,000 रुपये हो जाता है, तो आपको लग रहा होगा लॉस जो है वो 3,000 रुपये का होता है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होता, लॉस जो है वो आपको यहाँ पर जीरो होगा अगर मैं जो है वो इसे एक्सरसाइज नहीं करूँगा। ठीक है, प्रोवाइडेड द हम जो है वो जो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है वो मेरी अगर मेरे को लगेगा कि प्राइस जो है उसका बढ़ रहा है, एक्सपायरी पर उसका प्राइस बढ़ेगा, तो मैं उसे का सौदा काट दूंगा, नहीं तो मैं नहीं काटूंगा। ठीक है, तो मेरा लॉस जो है वो यहाँ पर जो है वो ज़ीरो हो जाता है अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर ना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो एक लाइन जो है वो फेमस जो है वो बोली जाती है कि पट भी तुम्हारा जो है वो
चिट भी तुम्हारा एंड पट भी तुम्हारी। ये जो है वो फेमस जो है प्रोवर्ब जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो बोला जाता है, ठीक है। अब जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, वेट अ सेकेंड। अब जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है हमारे पास पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये जो कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर भी एक आ जाता है कॉल बायर, कॉल सेलर। और पुट ऑप्शन के अंदर दो पार्टीज कौन सी होती है, पुट बायर और होल्डर। और ये आ जाती है पुट सेलर और राइटर। अब जो है वो इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले हमारे को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शन और जो है ऑप्शन के अंदर बायर और सेलर जो है वो किसे कहते हैं। कई बच्चे जो है वो अभी ये सोच रहे होंगे कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर और सेलर का मतलब तो बहुत सिंपल सा है कि जो है पर्सन जो बाय कर रहा है, शेयर बाय कर रहा है, वो बायर। नहीं, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है बायर का मतलब वो होता है जो राइट बाय कर रहा है, ठीक है। और सेलर का मतलब है जो अपना राइट बेच रहा है, उसे सेलर बोलते हैं। देखो इस चैप्टर के अंदर जो अपनी मर्जी का मालिक है और जो कहता है कि चिट भी मेरी और पट भी मेरा, वो बायर होता है, ठीक है। जिसे फ़ायदा होगा वो तभी खरीदेगा शेयर को, तभी वो बाय करेगा, अनलेस वो अदरवाइज़ वो बाय नहीं करता। और इस चैप्टर के अंदर जो है वो जो पर्सन जो है वो सेल करता है, राइट, उसे बोलते हैं सेलर, जो अधिकार बेचता है। बट सेलर जो है वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं होता वो कि जो है वो आपको जो देखने में भी लग रहा है। ये हम जो है वो बाद में अभी थोड़ी देर बाद थोड़ा सीखेंगे। देखो इसके बाद जो है ना, जो हमें सीखने के लिए मिलता है वो होता है हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम का मतलब। ऑप्शन प्रीमियम का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि किसने किसको पे करा है। जो बायर जो है वो सेलर को जो है वो पे करता है राइट खरीदने के लिए, उसे बोला जाता है ऑप्शन प्रीमियम। ये जो है किस लिए पे करा गया, राइट परचेज करने के लिए। क्या ये जो है वो शेयर्स खरीदने के लिए पे करा गया, नहीं। और ये जो है ये ऐसा पैसा होता है जो कि रिफंडेबल नहीं होता, और ना तो ये किसी और से एडजस्ट होता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद जो कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट होता है कि कॉल बायर और कॉल सेलर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, कि कॉल बायर क्या होता है और कॉल सेलर क्या होता है। देखो कॉल बायर होता है ना, उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि वो परफॉर्म करे, नो ऑब्लिगेशन। लेकिन जो कॉल सेलर होता है इसके पास ऑब्लिगेशन होती है। देखो नो ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म का मतलब क्या है, इससे कोई ज़बरदस्ती नहीं करा सकता। सामने वाले के पास जो है वो मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगा सकता कि आपने वादा किया था आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। नहीं, मैं मर्जी का मालिक हूँ। अगर मुझे लगेगा कि उसका प्राइस जो है वो एक्सपायरी भी बढ़ने वाला है तो ही मैं जो है वो एग्जीक्यूट करूँगा इस कॉन्ट्रैक्ट को, नहीं तो नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑब्लिगेशन होती है परफॉर्म करने की। कॉल सेलर को तो बेचना ही पड़ता है। अगर मान लो जो है वो प्राइस बढ़ जाता है, मैं खरीदना चाहता हूँ, तो उसको बेचना ही पड़ेगा। देखो कॉल बायर जो है वो प्रीमियम जो है वो पे करता है परचेज करने के लिए, और कॉल सेलर जो है वो रिसीव करता है प्रीमियम को। ये पे कर रहा है सेलर को, तो सेलर ये पे करा और उसने रिसीव कर लिया। देखो कॉल बायर जो है वो क्या होता है, क्या वो शेयर का बायर होता है, नहीं, वो राइट का बायर, वो राइट परचेज करने का वो होता है, बायर होता है वो राइट का, और ये होता है सेलर ऑफ राइट, ठीक है। और यहाँ पर वो जो है वो कॉल बायर जो है वो क्या करता है, वो अधिकार खरीदता है शेयर खरीदने का, और यहाँ पर वो अधिकार खरीदता है शेयर बेचने का। ये हो गया हमारे पास कॉल बायर और कॉल सेलर। इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो होता है हमारे पास पुट बायर और पुट सेलर का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। देखो पुट बायर और पुट सेलर के अंदर क्या होता है, पुट बायर और पुट सेलर की ये तीन कंडीशन जो है वो सेम होती है पुट बायर और पुट सेलर के अंदर। लेकिन जो पुट बायर होता है वो सेल करता है शेयर्स को, जो अधिकार खरीदा है उसने किसका, शेयर बेचने का, और यहाँ पर जो है उसने अधिकार खरीदा है शेयर बाय करने का, उसे बोला जाता है पुट सेलर, ठीक है। अब जो है वो हमारे पास ये सारा का सारा सीखने के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, हमारे को जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सीखने के लिए मिलेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम कैसे निकालते हैं कॉल बायर के लिए। देखो अगर कॉल बायर को जो है वो लगेगा कि सीएमपी जो एक्सपायरी पर जो है मार्केट प्राइस जो है वो एक्साइज प्राइस जो उसने जो है वो करा है उससे ज़्यादा है, तभी वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्साइज करेगा, है ना। अगर जो है वो जो एक्साइज प्राइस है मान लो 100 रुपये का, और बाद में जो एक्सपायरी है उसके ऊपर मार्केट के अंदर उसी शेयर का प्राइस जो है वो कितना हो जाता है, 120 रुपये हो जाता है, तो वो उस एक्साइज को इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्साइज कर लेगा। एक्साइज प्राइस देकर 100 रुपये का एक्साइज प्राइस देकर जो है उसे 20 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हाँ वो एक्साइज कर लेगा। तो उसके अंदर नेट प्रॉफिट जो है कैसे निकाला जाता है, सीएमपी जो भी एक्सपायरी पर होगा उसमें से हम ऑप्शन प्राइस माइनस कर देते हैं, तो हमारा एक्साइज प्राइस निकल जाता है, मतलब नेट प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन अगर मान लो सीएमपी जो है वो एक्साइज प्राइस से कम होगा तो वो क्या एक्साइज करेगा, नहीं, वो एक्साइज नहीं करेगा, और उसको कितना लॉस हो जाएगा, ओपी जितना उसने पे करा है ना कॉल बायर को उतना नुकसान हो जाता है। ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस कॉल बायर का। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं कॉल सेलर की बात करूँ वो तो जस्ट अपोजिट होता है, वो कॉल सेलर का जस्ट अपोजिट होता है। तो रूल क्या एक्साइज करता है कॉल बायर, देखो अगर सीएमपी ज़्यादा होगा ईपी से तो वो एक्साइज करेगा, अगर वो कम होगा तो वो एक्साइज नहीं करेगा।
देखो कॉल सेलर के लिए क्या रूल होता है, कॉल सेलर के लिए जो है वो माय डियर फ्रेंड्स कोई रूल नहीं होता, क्योंकि कॉल सेलर के पास कोई राइट नहीं होता कि वो एक्सरसाइज करे ना करे। किसके पास राइट होता है, बायर के पास होता है। तो इसीलिए जो है वो इसके ऊपर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अब आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है पुट बायर का। देखो पुट बायर के लिए अगर सीएमपी जो है, मतलब जिसने जो है वो राइट क्या किस चीज़ का खरीदा है, शेयर बेचने का। देखो अगर सीएमपी जो है वो ईपी से ज़्यादा होगा, मतलब जो है वो 100 रुपये की चीज़ वो 120, और सीएमपी जो है मार्केट के अंदर प्राइस जो है वो 120 रुपये में है, और उसको जो है वो 100 एक्साइज प्राइस है 100 रुपये में। मतलब उस क्या जो है वो 120 रुपये की जो मार्केट में आज 120 रुपये का सामान चल रहा है, क्या वो जो है वो उसे 100 रुपये में बेचेगा, नहीं। तो अगर सीएमपी ईपी से ज़्यादा होता है, अब पुट बायर के अंदर अलग होता है। हमने जो है वो अभी हमने कॉल बायर और कॉल सेलर पढ़ा, अभी पुट बायर के अंदर देखो सीएमपी अगर ईपी से ज़्यादा होगा ना, तब वो एक्साइज नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर एक्साइज करता था। और लॉस जो है वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम जितना ओपी पे किया है वो उतना लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर सीएमपी जो है वो ईपी से कम है, मतलब मार्केट के अंदर जो है वो प्राइस चल रहा है 90 रुपये का, मैं क्या उसे 100 रुपये में बेचूंगा, ऑफकोर्स ही बात है, कौन नहीं बेचना चाहेगा, तो मैं एक्साइज करूँगा। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ईपी माइनस में सीएमपी माइनस में ओपी, ये ऐसे करके मेरा प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा पुट बायर का। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो पुट सेलर का, वो अपोजिट होता है पुट बायर का। रूल के एक्साइज करा जाता है पुट बायर के लिए। देखो अगर सीएमपी ईपी से ज़्यादा होगा तब इसके अंदर एक्साइज नहीं होगा, और अगर सीएमपी जो है वो कम होगा ईपी से तब जाके एक्साइज होगा, यहाँ उल्टा है भाई। ठीक है, और पुट सेलर के लिए कोई रूल नहीं होता, क्योंकि पुट सेलर के पास जो है वो उसको तो वो डिसाइड करना ही नहीं होता कि बाय करना है नहीं करना है। ठीक है, हमने जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब तो ऑलरेडी सीखा हुआ है। लॉन्ग का मतलब क्या होता है, बायर ऑफ द शेयर, और जो है शॉर्ट का मतलब क्या होता है, सेलर ऑफ द शेयर, जो है वो फ्यूचर मार्केट के अंदर जो है वो हम बोलते थे। लेकिन जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉन्ग और शॉर्ट का मतलब क्या होता है, जो राइट को बाय करता है उसे कॉल बायर और कॉल पुट बायर बोलते हैं, और शॉर्ट सेलर ऑफ राइट का मतलब क्या है, जो कि कॉल सेलर और पुट सेलर भी जो है वो बोला जाता है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, लॉन्ग और जो है वो शॉर्ट, दो कॉन्सेप्ट आ गए। ये यहाँ पर बोला जाता है, इसे बोला जाता है बायर ऑफ शेयर, नहीं बायर ऑफ राइट, और यहाँ पर इसे बोला जाता है सेलर ऑफ राइट। और यहाँ पर लॉन्ग का मतलब क्या आ गया, दो बंदे आ गए, कॉल बायर और पुट बायर, और यहाँ पर आ जाता है कॉल सेलर और पुट सेलर का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस सब कुछ सीखने के बाद जो है वो देखो हमें जो है वो एक क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हमें जो है वो क्या करना है। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे डिसाइड करना है। देखो अगर आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है ना, तो आपको कॉल बायर की पोजीशन लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उस केस के अंदर हमारा सीएमपी जो है वो ईपी से ज़्यादा होगा और हम जो है वो एक्साइज कर लेंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि प्राइस जो है वो फॉल होने वाला है, तो आप कौन सी पोजीशन लो, तो आप जो है वो कॉल सेलर की पोजीशन लो, क्योंकि सीएमपी ईपी से कम होने वाला है, तो आप जो है वो डिफरेंस अमाउंट के अंदर जो है वो खेल जाओगे। तो इसीलिए जो है वो इसे बोला जाता है कि जो है वो आपको कौन सी पोजीशन जो है वो लेनी चाहिए। ये सीखने के बाद जो है वो हमारे को जो है वो कौन सी पोजीशन जो है वो लेनी चाहिए फॉर, ये तो मैंने बताया कि आपको कॉल के अंदर कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो हम जो है वो अब कौन सी पुट के केस में कौन सी लेनी चाहिए, अगर आपको पुट के अंदर ऐसा लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाला है, तो आप पुट सेलर की पोजीशन लो। ठीक है, जस्ट कॉल बायर के अपोजिट पुट सेलर की। और अगर आपको लग रहा है कि प्राइस गिरने वाला है, तो आप पुट बायर की लो। ये पुट के अंदर होता है, ये कॉल के अंदर होता है, और ये पुट के अंदर ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, इन शॉर्ट जब आपको प्राइस जो है वो इंक्रीज होता है, तो कॉल बायर को फ़ायदा होता है। ठीक है, किसको फ़ायदा होता है, कॉल बायर को फ़ायदा होता है। और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो किसको फ़ायदा होता है, पुट बायर को जो है वो फ़ायदा होता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था, प्राइस बढ़ता है तो कॉल बायर को फ़ायदा होता है, और अगर प्राइस गिरता है तो किसको फ़ायदा होता है, पुट बायर को जो है वो फ़ायदा होता है। अब जो है वो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम ये भी सीखेंगे कि ब्रेक इवन प्राइस कैसे निकाला जाता है कॉल बायर और कॉल सेलर के अंदर। देखो कॉल बायर और कॉल सेलर के लिए ब्रेक इवन प्राइस जो होता है ईपी प्लस में ओपी। देखो मैक्सिमम जो है वो जो है करंट मार्केट प्राइस जो है वो कैसा होगा, जो ईपी प्लस में जो है वो ओपी, ये होता है ब्रेक इवन प्राइस की। मतलब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है वो इक्वल हो गई हैं, मतलब ब्रेक इवन पे ऐसी सिचुएशन पर है। लेकिन पुट बायर और पुट सेलर के लिए सीएमपी जो है वो कैसे निकाला जाता है, ईपी में से ओपी जो है वो माइनस कर दिया जाएगा, तो मेरे पास ब्रेक इवन प्राइस जो है वो निकाला जाता है। ये सब कुछ जो है वो होने के बाद देखो हमारे को यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो इस चैप्टर के अंदर ये भी सीखने के लिए मिलेगा कि जो कॉल बायर होता है, देखो कॉल बायर जो है वो उसके लिए नेट प्रॉफिट जो है कैसे निकाला जाता है, हमें पता है कि सी ए एम पी माइनस ई पी माइनस ओ पी करके जो है वो नेट प्रॉफिट निकाला जा रहा है। तो एक बात बताओ,
कि इसके अंदर कॉल बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। देखो अनलिमिटेड इसका नेट प्रॉफिट होगा। जितना भी सीएमपी जो है वो देखो एक्साइज कितने पे पर, मान लो मैंने जो है वो इस शेयर को खरीद लिया, 100 रुपये का खरीदा मैंने, राइट खरीदा कि मैं खरीदूंगा, और सीएमपी जितना ज़्यादा होगा उतना प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड कितना भी हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, ठीक है। अगर मैं मान लो इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा फिर भी मुझे ओपी तो पे करना ही पड़ेगा, तो ओपी पेड का जो है वो नुकसान हो जाता है। लेकिन कॉल सेलर के केस के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट उससे कितना होगा, ओपी रिसीव्ड करने का होगा। और मैक्सिमम लॉस किसे कितना हो सकता है, उसे अनलिमिटेड हो सकता है। कैसे, देखो कॉल सेलर का जो है वो इसका जो है वो अपोजिट मान के चल लो, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सीएमपी जो है वो जितना भी था, यहाँ पर जो है वो उसको जो है सेल कर रहा है, तो इसे मैक्सिमम कितना मिलेगा, ओपी मिलेगा। लेकिन जो है वो मैक्सिमम लॉस इसका अनलिमिटेड हो जाएगा, जितना सीएमपी ज़्यादा हो जाएगा उतना ही उसका जो है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि इसको जो है वो सामने वाले पर्सन को उतने प्राइस पर जो है वो बेचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो, अगर मान लो हम पुट बायर और पुट सेलर के लिए पढ़ते, पुट बायर और पुट सेलर के लिए, तो देखो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कैसे निकाला जाता है। पुट बायर के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो पुट बायर के लिए ईपी माइनस ओपी का होता है, इतना मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम लॉस जो है वो पुट बायर के लिए कितना होगा, जितना उसने ओपी पे किया है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि वो नहीं बेचेगा, तो ये आ गया हमारे पास ओपी पेड का। लेकिन पुट सेलर के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट उसे ओपी रिसीव्ड का ही होगा, और मैक्सिमम लॉस उसे ईपी माइनस ओपी का होगा। कैसे जो है वो ये हम निकालते हैं, जैसे सीएमपी, देखो पुट बायर के लिए नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सी ईपी माइनस सीएमपी जो भी एक्सपायरी पर है, और माइनस में ओपी। ओपी तो हमारा कांस्टेंट ही था, और हमारा एक्साइज प्राइस भी कांस्टेंट है। तो खेल किस में खेला जाता है, नेट प्रॉफिट जो भी पुट बायर का निकाला जाता है वो सीएमपी पे जो है वो खेल खेला जाता है। देखो जितना ज़्यादा हायर, जितना ज़्यादा जो है वो गिरेगा, तो उतना ज़्यादा हमारा जो है वो फ़ायदा होगा। तो यही जो है वो बात आ जाती है ये पुट बायर और पुट सेलर के अंदर प्रॉफिट और लॉस निकालने की। ये तो हमने सीख लिया कि जो है वो कैसे कैसे करके हमने ये निकाला था। अब हमारे को जो है वो एक चीज़ और जो है वो सीखने के लिए मिलती है पुट बायर और पुट सेलर के अंदर, वो आ जाती है इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि ग्राफ जो है वो कैसे बनाया जाता है पुट बायर का। देखो ग्राफ जो है वो उसका कुछ ऐसे होता है, ये जो है वो नेट प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो गया, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इसका लिमिटेड लॉस होता है कॉल बायर का, और सी एम पी एज ऑन एक्सपायरी है, ठीक है। ये होता है हमारे पास ग्राफ जो है वो कॉल बायर का। लेकिन अगर मैं मान लो पुट बायर का ग्राफ बनाता हूँ तो वो कैसा बनेगा, कुछ वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि मान ये तो हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, और ये हो गया मेरे पास सी एम पी एज ऑन एक्सपायरी। और पुट बायर का जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट भी जो है वो लिमिटेड होता है, और लॉस भी जो है वो लिमिटेड होता है। ये होता है हमारे पास पुट बायर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लॉस जो है वो हमारा किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लॉस जो है वो हमारा यहाँ पर प्रीमियम से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट भी लिमिटेड होता है और लॉस भी जो है वो लिमिटेड होता है। लेकिन पुट सेलर का जो है वो क्या होता है, वो मिरर इमेज होती है पुट बायर की। जैसा ये बन रहा होता है ना, इसका मिरर इमेज जो है वो पुट बायर की जो है वो अंदर बन जाती है, ठीक है। तो हमने जो है वो ये सब कुछ सीख लिया कि जो है वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होती हैं। कॉल ऑप्शन का मतलब, पुट ऑप्शन का मतलब, जिस प्राइस पर जो है वो काटा जा रहा है प्री स्पेसिफाइड प्राइस, उसे स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। एंड डेट, जब जो है वो स्ट्राइक प्राइस एप्लीकेबल होता है उसको एक्सपायरेशन डेट भी बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा एंड एक्सपायरेशन डेट को डेट टाइम ऑफ मैच्योरिटी भी बोला जाता है। ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, कॉल बायर, कॉल सेलर, और ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्राइस क्या होता है बता ही दिया। अंडरलाइंग एसेट जो है वो जो कागज़ का टुकड़ा जिसको जो है वो बेचा जा रहा है, जिस एसेट को खरीदा और बेचा जा रहा है ना, उसे जो है वो क्या बोला जाता है, अंडरलाइंग एसेट जो है वो बोला जाता है। ये सब कुछ सीखने के बाद जो है वो हमने डिफरेंस फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर सीख ही लिया था कि देखो ये जो है वो मैंडेटरी होता है इसको एग्जीक्यूट करना, ये मैंडेटरी नहीं होता। यहाँ पर हम मर्जी के मालिक होते हैं कि हम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कराए तो हमारे को जो है वो हमारी मर्जी है, हमारे इसको सही लगेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं लगे, नहीं करेंगे। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको करना ही पड़ता है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का ये मतलब सीख लिया हमने यहाँ पर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का। और ठीक है, और फिर इसके बाद जो है वो हमने ऑप्शन जो है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है वो सीखा था। ऑप्शन जो है वो मोस्ट फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर जो है वो करी जाती है। इक्विटीज़, करेंसी, कमोडिटीज़ एंड इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है वो सभी के अंदर जो है वो ऑप्शन जो है वो वाइडली ट्रेडेड करा जाता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है ऑप्शन मार्केट का। और एक्सचेंज जो है वो ट्रेडेड इंडिया के अंदर जो है वो कौन सी डेट पर, ये देखो ये छोटी छोटी चीज़ों पर भी जो है ना एमसीक्यू जो है वो बन जाते हैं, वो पूछ लेते हैं। आरबीआई ने अलाउड करा हुआ है बैंक को कि आप जो है वो करेंसी ऑप्शंस के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हो, और सब्जेक्ट टू आपकी प्रॉफिटेबिलिटीज़ वगैरह कितनी है। देखो अब जो है वो हमारे को सीखने के लिए मिलता है कि जो ऑप्शंस है ना, बायर को जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए मिलता है ऑप्शन को जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास यूरोपियन ऑप्शन, और एक होता है मेरे पास अमेरिकन ऑप्शन। देखो यूरोपियन ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज तब कौन करता है, बायर ऑफ ऑप्शन करता है। ओनली वो कब कर सकता है, जब एक्सपायरेशन डेट होगी ना उसकी,
जब वो एक्सपायर होने वाला होगा वो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकता है। इंडिया के अंदर ओनली जो है वो यूरोपियन ऑप्शन टाइप्स को ही जो है वो अलाउ करा हुआ है। लेकिन अमेरिकन ऑप्शंस क्या होता है, ये बायर जो है कभी भी एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे वो ऑन या फिर बिफोर द एक्सपायरेशन डेट कभी भी जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। करंटली जो अमेरिकन ऑप्शंस हैं वो हम करेंसीज़ के अंदर जो है वो इंडिया की करेंसीज़ के अंदर जो है वो अलाउड नहीं करा हुआ अमेरिकन ऑप्शन। तो आपको आई होप आपको जो है वो यूरोपियन ऑप्शन और अमेरिकन ऑप्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमें कॉन्सेप्ट जो है सीखने के लिए मिलता है वो होता है मनीएस ऑफ द ऑप्शन का। बायर जो होता है वो डिसाइड करता है कि जो है उसे खरीदना है या नहीं खरीदना है। ये तो हमने पढ़ ही लिया था मनीएस ऑफ द ऑप्शन को। ठीक है, हमने ऑप्शन की वैल्यू जो है वो सीख ली थी कि वो जो है वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के अंदर। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्पॉट प्राइस के बीच में और स्ट्राइक प्राइस जो भी एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर जो है वो स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो बोली जाती है। और कॉल ऑप्शन के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू मैक्सिमम जो है वो कितनी होगी, 0, और स्ट्राइक प्राइस माइनस में के। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। टाइम वैल्यू जो है कैसे डिटरमाइन होगी, जो भी डिफरेंस होगा ऑप्शन प्रीमियम का और इंट्रिंसिक वैल्यू का उसे क्या बोला जाता है, टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो है वो बोला जाता है कि ये जो है वो किस वजह से आया है, ये जो है वो ऑप्शन की ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंस था, इसी वजह से जो है वो डिफरेंस आया है, इसीलिए जो है इसे बोला जाता है टाइम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। देखो इसके बाद जो है वो हमने आज जो हमें सीखने के लिए मिलता है कि ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं। तो चेंज इन द ऑप्शन प्राइस, जब एक पर्टिकुलर प्राइस जो है डिटर्मिनेंट चेंजेस हो जाता है उसे बोला जाता है ऑप्शन ग्रीक। कोई भी प्राइस डिटर्मिनेंट है तो वहाँ पर हमारे पास एक ग्रीक जो है वो देखा जाता है। और ग्रीक जो है वो डिटरमाइन कैसे करा जाता है, जैसे डेल्टा है, डेल्टा जो है वो क्या शो करता है, अगर मान लो कोई भी चेंज हो रहा है ऑप्शन प्राइस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, उसे बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा जो है वो लॉन्ग कॉल ऑप्शन के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है और वो जो है वो लॉन्ग पुट के लिए वो हमेशा नेगेटिव रहता है। एंड वो रेंज क्या करता है, 0 और -1 के बीच में। तो वो लॉन्ग कॉल पोजीशन के लिए वो पॉजिटिव रहेगा और वो 0 और -1 के बीच में 0 और 1 के बीच में रहता है। लेकिन लॉन्ग पुट के लिए वो 0 और -1 के अंदर जो है वो रहता है। और तो आपको जो है वो ऑप्शन ग्रीक का मतलब जो है वो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। जब एक ऑप्शन प्राइस जो है वो चेंज हो रहा है, जब एक पर्टिकुलर प्राइस डिटर्मिनेंट चेंज हो रहा है, उसको वो ऑप्शन ग्रीक के थ्रू जो है वो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो है वो वेगा, थीटा और रहू होता है। ठीक है, अब ऑप्शन प्राइस जो है वो दो मेथडोलॉजी से निकाला जाता है, ब्लैक एंड शॉल्फ के थ्रू या फिर जो है बाइनोमियल प्राइसिंग के थ्रू। ब्लैक एंड शॉल्फ जो है वो मेनली यूज़ करा जाता है अगर हमें यूरोपियन ऑप्शंस की जो है वो वैल्यू निकालनी है तो ब्लैक एंड शॉल्फ मॉडल यूज़ करा जाता है, और अमेरिकन ऑप्शंस के लिए निकालना है तो हमें बाइनोमियल प्राइसिंग जो है वो यूज़ करी जाती है। इसके बाद हमने ऑप्शन पे ऑफ जो है वो सीखी है कि कैसे कैसे जो है वो निकाला जाता है, कैसे कैसे जो है वो डिटरमाइन करा जाता है। ये मैंने आपको जो है वो चार्ट के थ्रू बता ही दिया है। ऑप्शन स्ट्रेटजीज जो है वो बता दिए हैं। वनीला ऑप्शन जो है वो 4 बेसिक, सो हम कहाँ पर थे, वनीला ऑप्शंस के अंदर थे। देखो वनीला ऑप्शन जो है वो 4 बेसिक पोजीशन जो है वो लेते हैं, जो कि होता है लॉन्ग कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट कॉल एंड शॉर्ट पुट पोजीशन जो है वो लेते हैं। ठीक है, फाइनल सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर जो है वो वनीला ऑप्शंस के अंदर जो है वो किसके बेसिस पर जो है वो लिया जाता है, आरबीआई के रेफरेंस रेट पर जो है वो लिया जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि रेट कौन सा लिया जाता है, आरबीआई का रेफरेंस रेट जो है वो लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कैसे पोजीशन जो है वो ली जाती है, मैंने बताया ये बाइंग अ कॉल पोजीशन और अ गोइंग लॉन्ग कॉल पोजीशन जो है वो ली जाती है। या तो जो है सेल करी जा रही है कॉल पोजीशन को, वो जो है वो वनीला स्वैप के अंदर जो है वो पोजीशन ली जाती है। तो बाई कर रहे हैं हम एक पुट पोजीशन को, या तो जो है वो हम क्या करते हैं सेल कर देते हैं एक पुट पोजीशन को। ये होती है हमारी 4 सिचुएशंस ये वनीला स्वैप के अंदर। करेंसी ऑप्शन का जो है वो यूज़ करा जाता है, पता ही है। फ्यूचर एंड पुट ऑप्शन का मतलब मैंने आपको समझा ही दिया था अभी जो है वो जब मैंने इंट्रोडक्शन जो है समझाया था। अब आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जो करंटली करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, उन 4 INR पेयर्स कौन कौन से हैं, USD INR, यूरो INR, GBP INR एंड जैपनीज़ INR। यही जो है वो 4 मेजर ट्रेडेड करेंसीज होती हैं और इसी पर हमारे जो है वो 4 INR पेयर्स जो है वो दे रखे हैं। आई होप आपको करेंसी पेयर का मतलब तो पता होगा। वैसे मैंने जो है वो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है उसके अंदर मैंने आपको सिखाया ही था करेंसी पेयर जो है वो उसके अंदर ये जो 3 वर्ड होते हैं इसे क्या बोला जाता है, ISO कोड बोला जाता है किसी भी कंट्री का। जैसे इसके अंदर ISO कोड क्या है, USD है। ठीक है, एंड 3 क्रॉस करेंसी पेयर्स कौन से आ जाते हैं, यूरो USD, GBP USD एंड USD GPY, वो ट्रेडेड करे जाते हैं ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर। ये जो है वो ये 3 करेंसी पेयर और 4 जो है वो क्या है, INR पेयर। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने INR पेयर्स होते हैं और कितने क्रॉस करेंसी पेयर्स होते हैं, तो वो ये हैं।
ठीक है। अंडरलाइंग जो है वो क्या होती है, फॉरेन करेंसी एज अ बेस करेंसी, एंड INR जो है वो हमारी क्या होती है, कोटिंग करेंसी होती है। जो पहली करेंसी होती है उसे क्या बोला जाता है, अगर मान लो INR करेंसी पेयर्स की मैं बात करूँ, तो पहली जो करेंसी है वो क्या होती है, बेस करेंसी, दूसरी करेंसी जो होती है वो कोटिंग करेंसी होती है। मार्केट का टाइम क्या होता है, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर 9 से 5 बजे का होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या टाइमिंग होता है, तो 9 से 5 बजे होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ क्या होता है, 1000 के लॉट्स में जो है वो करा जाता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो चारों के चारों हैं वो नाम आ गया। और जो है GPY के अंदर कितना होता है, 1 लाख का होता है, वहाँ पर 1000 नहीं 1 लाख का होता है। टिक साइज़ क्या होता है, 0.25 पैसे का। और कोटेशन जो है वो कैसे करी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रुपी टर्म्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो करा जाता है। हाउएवर आउटस्टैंडिंग जो पोजीशन होगी वो USD यूरो GPY टर्म्स के अंदर जो है वो करी जाती है। इसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेडिंग साइकिल होती है वो 3 सीरियल मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होती है, फॉलोड बाय 3 क्वार्टरली कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। और लास्ट ट्रेडिंग डे जो है वो, जो भी लास्ट बिजनेस डे होगा ना, उसके 2 वर्किंग डेज पहला पीरियड जो है उसे क्या बोला जाता है, लास्ट ट्रेडिंग डे जो है वो बोला जाता है। और वो 12 PM 12:30 PM तक होता है। अगर मान लो जो लास्ट ट्रेडिंग डे है वो एक नेशनल हॉलीडे पड़ जाती है, ट्रेडिंग हॉलीडे पड़ जाती है, तो लास्ट ट्रेडिंग डे जो है वो क्या होगा, प्रीवियस ट्रेडिंग डे जो है उससे पहला जो है वो दिन ले लेंगे, वो हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे होता है। फाइनल सेटलमेंट डेट क्या होती है, लास्ट वर्किंग डे को जो है वो हम फाइनल सेटलमेंट डेट भी बोलते हैं। और वो सेम होती है, जो भी इंटर बैंक सेटलमेंट्स हम कर रहे हैं मुंबई के अंदर, वो वही डेट होती है। सेटलमेंट बेसिस होता है डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो है वो हम T+1 बेसिस पर करते हैं, और फाइनल सेटलमेंट जो है हम कौन सी डेट पर करते हैं, T+2 डे बेसिस पर करते हैं। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो है वो, ये MCQ आता है कि मार्क टू मार्केट सेटलमेंट जो है वो किस बेसिस पर करी जाती है, T+1 बेसिस पर करी जाती है, और फाइनल सेटलमेंट T+2 बेसिस पर करी जाती है। और मोड ऑफ सेटलमेंट क्या होता है कि कैश सेटल्ड होता है INR के अंदर। एंड डेली सेटलमेंट प्राइस जो है वो कैसे निकाला जाता है, डेली मार्क टू मार्केट सेटलमेंट प्राइस के बेसिस पर। और फाइनल सेटलमेंट प्राइस जो है वो RBI के रेफरेंस रेट के बेसिस पर निकाला जाता है। लेकिन अगर मैं क्रॉस करेंसी पेयर की बात करूँ, वहाँ पर टाइमिंग्स क्या रहते हैं, 9 से 7:30 बजे तक का। और लॉट के साइज़ कितना होता है, 1000 का लॉट साइज़ होता है। टिक साइज़ कितना होता है, 0.0001 USD का। तो आपको टिक साइज़ जो है वो याद रखना है, क्रॉस करेंसी के अंदर क्या होता है, और यहाँ पर तो जो है वो 1000 का था। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल जो है 3 सीरियल मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर होता है। यहाँ पर टिक साइज़ के भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। मार्केट टाइम का भी क्वेश्चन आ जाता है, मार्केट टाइम जो है वो क्या होता है क्रॉस करेंसी पेयर्स का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। और लास्ट ट्रेडिंग डे जो है वो 2 वर्किंग डेज ऐसा ही सेम है। और जो है वो फाइनल जो है वो ये कैसे होता है, और जो है सेटलमेंट प्राइस के लिए हम जो है वो RBI का रेफरेंस रेट लेते हैं। लेकिन अगर मान लो वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वीकली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए जो है वो टाइमिंग्स रहते हैं 9 से 5 बजे का, कॉन्ट्रैक्ट साइज़ 1000 का, और टिक साइज़ हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ USD 1000 का, एंड टिक साइज़ 0.25 पैसे का। कोटेशन जो है वो रुपीज़ टर्म में करी जाती है, राउंडेड ऑफ 4 डेसिमल प्लेसेस के अंदर करा जाता है। और फाइनल सेटलमेंट प्राइस जो है वो RBI का रेफरेंस रेट जो है वो लिया जाता है। ऐसे करके जो है वो हम जो है वो क्या निकल जाता है, हमारा ये कॉन्सेप्ट जो है पूरा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वाला ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलती रहेंगी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।